गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सत्यम कुमार आज फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूं द हिंदू एडिटोरियल का एक सेक्शन लेकर, एक टॉपिक लेकर, जिसको मैं आपके साथ मिलकर उस पर चर्चा करेंगे हम लोग और देखेंगे क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या वर्ड्स हैं जो हम लोगों को ध्यान रखना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिना कोई देरी किए हुए, बिना टाइम को गवाए हुए हम लोग आज का जो एडिटोरियल है उसका एनालिसिस जो है स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, किस चीज़ पे हम लोग को डिस्कस करना है, दैट इज सॉप और वेलफेयर डिबेट। ये एक डिबेट है जो एडिटोरियल इटसेल्फ अपने आप में एक डिबेट है, एक डिस्कशन है, और वो डिस्कशन रिलेटेड है वेलफेयर से, जन कल्याण से रिलेटेड है। और सॉप्स जो रियायतें दी जाती है, जो सरकार के द्वारा मन लुभाने वाला जो रियायतें दी जाती है इलेक्शन के पहले, तो उस रियायत जो दिया जाता है उसका क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, हाउ दे आर गोइंग टू डिटेरियोरेट आवर इकोनॉमी, वो हमारा इकोनॉमी को कैसे विटिएट कर रहा है, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होने वाला है, इस सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे। ऑन फ्रीबीज, फ्रीबीज क्या होता है? अ थिंग दैट इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज, जो फ्री में दिया जाता है, बिना कोई चार्ज के दिया जाता है, उसको फ्रीबी बोलते हैं। तो फ्रीबी जो बहुत सारे सरकार के द्वारा बहुत सारे स्टेट में दिया जाता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट है हमारी इकोनॉमी पे, उसके बारे में हम लोग को पढ़ेंगे। और अगर ये गलत है तो सरकार इसके लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं, व्हाट मेजर्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट और व्हाट इनिशिएटिव्स आर गोइंग टू बी टेकन बाय आवर गवर्नमेंट, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग आज का जो वर्ड्स हैं, जिस वर्ड्स को हम लोग इस एडिटोरियल में आगे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं। फ्रीबी हम लोग को बहुत अच्छे से पता है क्या होता है। ये थिंग दैट इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज, जिसमें हम लोग को कोई पैसा नहीं देना होता है, बिना कोई चार्ज के दिया जाता है, दैट इज नोन एज फ्रीबी। सेकेंड वन इज अनवायबल। व्हाट अनवायबल मीन्स नॉट एबल टू वर्क एज इंटेंडेड, मीन्स जैसा सोचा गया था उसके जैसा काम नहीं होना, है ना, जैसा इंटेंशन था, जिस इंटेंशन से, जिस मोटिव से किसी एक्शंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है, अगर उसको उस मोटिव को अगर हम लोग फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो वैसे एक्शंस को अनवायबल बोलते हैं, नॉट एबल टू वर्क एज इंटेंडेड। द थर्ड वन इज एडवर्सली। एडवर्सली मीन्स प्रतिकूल रूप से, अनुकूल रूप से नहीं, प्रतिकूल रूप से अफेक्ट करना, किसी चीज़ को प्रभावित करना, दैट इज एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है। ओके। बाईपास करना, बाईपास मीन्स व्हाट, अवॉइड करना, दरकिनार करना, है ना, कोई चीज़ को, कोई एक्शंस को, अगर सपोज दैट कि हमारे कंट्री में कुछ वैसा एक्शन लिया जा रहा है जो लोगों के लिए हित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है, तो सरकार को उस सारे एक्शंस को दरकिनार करना नहीं चाहिए। सरकार को एक लीगल एक्शन लेना चाहिए उसको ओवरकम करने के लिए, दैट इज दरकिनार करना, अवॉइड करना, बाईपास करना, है ना। सॉप्स मीन्स हम लोग को पता है, रियायतें जो दी जाती है उसको सॉप्स बोला जाता है। डिसफेवर करना, व्हाट, डिसफेवर मीन्स ट्रीट एज अनडिजायरेबल, है ना, किसी चीज़ को ऐसे ट्रीट करना जैसे वो अनडिजायरेबल हो, दैट इज डिसफेवर करना। डिस्टॉर्टेड मीन्स विकृत कर देना, है ना, डिस्टॉर्ट कर देना, जो जेन्यून है ना, जो जिसका जो स्ट्रक्चर है उसको बिगाड़ देना, दैट इज नोन एज डिस्टॉर्टेड। आगे बढ़ें। अनरेगुलेटेड, व्हाट अनरेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड मीन्स क्या होता है, जो रेगुलेट जो है ना, जो कोई किसी का कंट्रोल नहीं है ना, अनरेगुलेटेड चल रहा हो, विदाउट हैविंग एनी कंट्रोल, दैट इज अनरेगुलेटेड। फर्दरेंस, व्हाट फर्दरेंस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जो हेल्प करता हो किस चीज़ में, डेवलप करने में और प्रोग्रेस करने में, है ना, दैट्स को हम लोग दिस प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग टू डेवलप एंड मेक प्रोग्रेस, दैट इज नोन एज फर्दरेंस। एप्रोप्रिएशन मीन्स क्या होता है, व्हाट एप्रोप्रिएशन मीन्स, मतलब ए सम ऑफ मनी एलोकेटेड, एक सम ऑफ मनी जो एलोकेट किया जाता है, स्वीकृत किया जाता है, उसको एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। फिर स्टिपुलेशंस, व्हाट स्टिपुलेशंस मीन्स होता है कंडीशन, व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, उसको हम लोग व्हाट आर द स्टिपुलेशंस बोलेंगे, क्या क्या जरूरत है, क्या क्या, कोई जैसे एग्रीमेंट होता है तो उस एग्रीमेंट में जो स्टिपुलेशंस होता है, जो कंडीशंस तैयार किया जाता है कि इस कंडीशंस पे ये एग्रीमेंट हुआ, दैट इज स्टिपुलेशंस। रेशनल मीन्स सेट ऑफ रीजंस, है ना, तर्क का एक सेट होना चाहिए। अगर कोई आप काम कर रहे हैं या फिर आप कोई प्रॉमिस कर रहे हैं तो उसके पीछे का जो रेशनल होना चाहिए, जो रीजंस होना चाहिए, आपको उसको दिखाना होगा, रेशनल। इंड्यूसमेंट्स, वेरी सिंपल, इंड्यूस करना, इंड्यूस मीन्स व्हाट, परसुएड करना, प्रोवोक करना, और इंड्यूसमेंट्स मीन्स अ थिंग दैट परसुएटेड और लीड समवन टू डू समथिंग, कोई किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए जो क्या करे, लीड करे या परसुएड करे, दैट इज नोन एज इंड्यूसमेंट्स। तो ये रहा आज का वर्ड्स जिसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग धीरे धीरे एडिटोरियल की ओर बढ़ते हैं, अग्रसर करते हैं, और सबसे पहले एडिटोरियल का जो टाइटल है कि क्या क्या इसमें हम लोग को पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। स्टेप्स टू लिमिट फ्री वाइज, जो स्टेप्स लेना चाहिए, सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए, कुछ मेजर्स उठाना चाहिए, कुछ इनिशिएटिव्स लाना चाहिए और उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। और हम तो कहेंगे कि इंप्लीमेंट नहीं, उसका इंप्लीमेंटेशन जो ग्राउंड लेवल तक उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, सिर्फ पेपर पेन पे नहीं होना चाहिए। इंप्लीमेंटेशन शुड बी प्रॉपर, एप्रोप्रिएट इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए।
अब लिमिट करना है किसको, फ्रीबीज को, जो फ्रीबीज दिया जाता है ना, उसको, और टू डिस्करेज पॉपुलिज्म, और जो पॉपुलिज्म है, जो लोक हितवादी का जो लोकप्रियता की जो आइडियोलॉजी है, उसको क्या करना है, डिस्करेज करना है, शुड कम थ्रू पार्लियामेंट। और इस तरह इस एक्शंस को ओवरकम करने के लिए जो भी इनिशिएटिव्स लाना है उसको वो पार्लियामेंट के द्वारा होना चाहिए, संसद के द्वारा उसको एक बिल को पास करके उसको एक्ट बनाना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल को हम लोग पढ़ना एक एक लाइन करके पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या क्या इसमें पढ़ना है, हम लोग जोड़ते हुए कनेक्ट करके पढ़ेंगे कि क्या क्या ग्रामर्स में कैसे कनेक्ट किया गया है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन। ए जनरल कंसर्न, ये क्या एक जनरल कंसर्न है, किसी एक लोगों का कंसर्न है, सामान्य कंसर्न है, सामान्य सभी लोगों का चिंता है। किसके ऊपर, तो ओवर फ्रीबीज के ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, मीन्स वैसे चीजें जो प्रोवाइड की जाती है किसी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, पार्टिकुलरली टू इन्फ्लुएंस द पीपल, है ना, तो उसको हम लोग फ्रीबीज बोलते हैं, और बिना कोई चार्ज के प्रोवाइड किया जाता है। पुशिंग द इकोनॉमी टू रियून, और ये क्या कर रहा है, हमारी जो इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसको क्या कर रहा है, उसको रियून कर रहा होता है। और अनवॉयलेबल प्री इलेक्शंस प्रोमिसेस, और जो अनवॉयलेबल प्री इलेक्शन प्रोमिसेस होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो वादे किए जाते हैं, वैसे वादे जो क्या है, नॉट एबल टू वर्क एज इंटेंडेड, मीन्स जैसा उनके द्वारा वादा किया जाता है उस पर वैसा निभाया नहीं जाता इलेक्शन के बाद, तो उस तरह के जो वादे हैं वो क्या कर रहा है, एडवर्सली अफेक्ट कर रहा होता है, प्रतिकूल रूप से वो अफेक्ट कर रहा होता है। किन लोगों को अफेक्ट कर रहा होता है, तो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग बाय वोटर्स सिम्स रीजनेबल। ये क्या है कि जो कंसर्न है ना वो रीजनेबल है, उचित कंसर्न है। जो फ्रीबीज और जो प्री इलेक्शंस, अनवायलेबल प्री इलेक्शंस जो प्रोमिसेस किए जाते हैं, जो हमारे कंट्री के इकोनॉमी को एडवर्सली अफेक्ट कर रहा होता है, और अफेक्ट किसको कर रहा होता है, जो इन्फॉर्म, जो सूचित किया जाता है कि जो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग है ना, किसी चीज को बताकर और उसके बाद डिसीजन लेना वोटर्स को, ये प्रतिकूल रूप से अफेक्ट कर रहा होता है। और ये जो कंसर्न है वो क्या है, रीजनेबल है, मीन्स ऐसा कंसर्न जो है ना बहुत जरूरी है, रीजनेबल है, तर्क के आधार पर है। हाउएवर, हालांकि फ्यू विल डिसएग्री दैट, कुछ लोग हैं, है ना, जो डिसएग्री करेंगे दैट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स फ्रीबीज, मीन्स फ्रीबीज क्या होता है वास्तव में, एंड व्हाट आर द लेजिटिमेट वेलफेयर मेजर्स, और क्या वैधानिक मेजर्स हैं, कदम हैं, टू किस लिए, टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल सेक्शंस, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उसको, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए। और इसेंशियली पॉलिटिकल क्वेश्चन, अगर देखा जाए तो ये इसेंशियली अगर देखा जाए तो ये क्या है, पॉलिटिकल क्वेश्चन है, अनिवार्य रूप से अगर देखा जाए तो ये एक राजनीतिक प्रश्न है ना, फॉर विच, जिसके लिए अ कोर्ट ऑफ लॉ में हैव नो आंसर, जिसके लिए ऐसा हो सकता है कि कोर्ट जो लॉ है, जो कोर्ट है, उसके पास कोई आंसर, कोई इसका जवाब नहीं हो, ये हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। ओके, आसान है, आगे बढ़ते हैं। इन इट्स बैकड्रॉप, अगर इसके पृष्ठभूमि में देखा जाए, इन इट्स बैकड्रॉप द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है, एक डिसीजन होता है, एक जजमेंट होता है, टू फॉर्म अ बॉडी, क्या बना, एक बॉडी, एक निकाय का स्थापना करना है, बनाना है, ऑफ स्टेक होल्डर्स, है ना, टू एग्जामिन, किस लिए इस निकाय का, इस स्टेक होल्डर्स को बनाने का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, टू एग्जामिन करना है, उसका परीक्षण करना है, द इशू रेजेज द क्वेश्चन, वैसे इशू को जो क्वेश्चन रेज करता है, जो सवाल उठाता है, किस चीज पे, तो वेदर द लेजिस्लेचर कैन बी बाईपास्ड ऑन सच फार रीचिंग एक्सरसाइज, मींस ऐसे काम जो क्या कर रहा होता है, जो बाईपास, क्या ऐसे सवाल पे एक निकाय की आवश्यकता पड़ी कि इसको एग्जामिन करना है कि लेजिस्लेचर, जो विधायी है, जो कानून बनाता है, कैन बी बाईपास्ड ऑन सच ए फार रीचिंग एक्सरसाइज, मींस जो फार रीचिंग एक्सरसाइज है ना, मींस जो इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस, वैसे एक्सरसाइज, वैसे क्रियाकलाप जो इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन लाता हो, जिसका महत्वपूर्ण प्रभाव हो, क्या उससे जो पार्लियामेंट है या फिर जो लेजिस्लेचर है, क्या उसको दरकिनार कर सकता है, क्या ऐसे एक्शंस को वो अवॉइड कर सकता है, क्या कोई ऐसा इनिशिएटिव्स नहीं निकालना चाहिए जिससे कि उसको ओवरकम किया जा सके, ऐसे कंसर्न को ओवरकम किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो चीफ जस्टिस हैं, एन.वी. रमन्ना, हेडिंग अ बेंच हियरिंग अ पिटीशन, वो जब एक बेंच को हेड कर रहे होते हैं, एक पिटीशन की सुनवाई में, एक याचिका की सुनवाई में, इन पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, लोगों के हित में होता है, अगेंस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ और प्रोमिसेस ऑफ फ्रीबीज। और ये जो याचिका होता है, जिसको एन.वी. रमन्ना जी जिस याचिका की सुनवाई करते हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होता है, और जिसमें ये होता है कि वो किसके अगेंस्ट होता है, किसके खिलाफ होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोमिसेस, जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जो प्रोमिसेस किया जाता है फ्रीबीज का अहेड ऑफ इलेक्शंस, हैज मेड इट क्लियर। अब ये क्या है ना, इस पे जो सुनवाई चल रहा था वो क्लियर बता दिया है, अब इट्स नाउ क्रिस्टल क्लियर। क्या क्रिस्टल क्लियर है, दैट कि कोर्ट इज नॉट गोइंग टू इशू गाइडलाइंस। अब इसके लिए जो कोर्ट है ना, जो हमारी जो कोर्ट है, वो कोई गाइडलाइंस इशू करने नहीं जा रही है, कुछ निर्देश जारी करने नहीं जा रही है, कोर्ट कुछ नहीं करने वाली है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। बट ओनली इंश्योर दैट
सजेशंस आर बट, लेकिन कुछ नहीं, कुछ गाइडलाइंस तो नहीं ये जारी करेंगे कोर्ट, है ना, बट इंश्योर इतना सुनिश्चित कर सकते हैं दैट सजेशंस आर टेकन फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, मींस जो स्टेक होल्डर्स को जिसको एस्टैब्लिश किया गया था, जो स्टेक होल्डर्स को बनाने की बात की जा रही थी, बट उस स्टेक होल्डर्स से क्या किया जाएगा, सजेशंस लिया जाएगा, सुझाव लिया जाएगा। और वो स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, है ना, लॉ कमीशन, आरबीआई एंड पॉलिटिकल पार्टीज, इनसे सजेशंस लिया जाएगा। All these institutions had said can submit a report to the Election Commission of India and government. All these institutions, जितने ये सब संस्था स्टेक होल्डर्स के तौर पे बनाए गए, he had said, उन्होंने कहा, can submit a report, एक रिपोर्ट को सबमिट कर सकते हैं, किसको ये रिपोर्ट सबमिट करना है, तो टू द इलेक्शन कमीशन को ऑफ इंडिया, बात के जो इलेक्शन कमीशन है उनको एक रिपोर्ट तैयार करके इनको सबमिट करना होगा, एंड द गवर्नमेंट, और भारत की जो सरकार है उनको। इट्स अ सजेशन दैट पार्लियामेंट को डिस्कस, एक ऐसी सुझाव था कि जो पार्लियामेंट में इसको डिस्कस करना चाहिए, संसद में इसको डिस्कस करना चाहिए, कुड डिस्कस दिस इशू वाज मेट विद स्केप्टिज्म बाय द बेंच। बट क्या हुआ ना कि जो इशू था, है ना, जो मुद्दा था, उसको संशय से देखा गया, स्केप्टिज्म से देखा गया। उसमें क्या ना, जब बेंच उसको हेड कर रही होती है, जब उस पर सुनवाई होता है, तो कहीं ना कहीं संशय एक्सपीरियंस किया एन वी रमन्ना जी के जो वाक्यांश थे, जो सबमिट किया गया रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स के द्वारा, तो उस स्टेक होल्डर्स ने कहीं ना कहीं संशय जाहिर किया, which felt that no party would want to debate on this as all of them support। अब संशय क्या था ना कि कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो इस मुद्दे पे बहस करना, डिबेट करना, डिस्कशन करना नहीं चाहेगी। क्यों नहीं चाहेगी? बिकॉज ऑल ऑफ देम सपोर्ट सच सॉप्स, सभी पार्टी, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो, वो सभी इस जो रियायतें देने की जो मेथोडोलॉजी है, जो सिद्धांत है, वो सभी बैक करती है, सभी सपोर्ट करती है ना। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिस पे डिस्कशन करना नहीं चाहेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। The bench also disproved the ECI preparing a model manifesto as it would be an empty formality। और जो बेंच था ना, वो ये भी डिसअप्रूव करता है, ये अनडिजायरेबल समझता है। किसको अनडिजायरेबल समझता है? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो एक मॉडल मैनिफेस्टो बनाते हैं, वो उसको अनडिजायरेबल समझता है, क्योंकि वो मैनिफेस्टो होता है, वो क्या होता है, इट वुड बी एन इम्पटी फॉर्मेलिटी। क्या है? सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, इम्पटी फॉर्मेलिटी है, मीन्स इसमें नथिंग मोर देन फॉर्मेलिटी। जो मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है ईसीआई के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, वो एक फॉर्मेलिटी होता है और इसमें कुछ नहीं होता। इसलिए जो बेंच है ना, उसको डिसअप्रूव करते हैं, उसको अनडिजायरेबल मानते हैं। द कोर्ट्स कंसर्न ओवर पॉपुलिस्ट मेजर्स सिम्स टू रिजोनेट विद द गवर्नमेंट टू। अब हम लोग फर्स्ट लाइन में पढ़ें कि ये जो जनरल कंसर्न है, सिर्फ एक लोगों का कंसर्न नहीं है। तो जो कोर्ट का जो कंसर्न है, जो कोर्ट की जो चिंता है, वो क्या है? ओवर पॉपुलिस्ट मेजर्स, जो पॉपुलिस्ट मेजर्स जो लिए जाते हैं उस पर सिम्स टू रिजोनेट विद द गवर्नमेंट टू। ये गवर्नमेंट के साथ साथ ना रिजोनेट कर रही होती है ना। मीन्स सिर्फ एक कोर्ट का ये कंसर्न नहीं है, जो गवर्नमेंट है वो भी इसके लिए कंसर्न है, वो भी चिंतित है ना। और वो सिमिलर है, दोनों का जो सोच है इस पे कि एक्शंस लेनी चाहिए, तो वो सिमिलर है। रिजोनेट विद द गवर्नमेंट्स मीन्स सिमिलर विद द गवर्नमेंट्स। और पॉपुलिस्ट मेजर्स मीन्स हम लोग को पता है, लोगों को लुभाने का जो उपाय है। तो इसमें जो कोर्ट की जो चिंता है वो सिमिलर है गवर्नमेंट के सोच से, एज जैसे कि जो सॉलिसिटर जनरल हैं, सॉलिसिटर जनरल, इनको सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री भी बोला जाता है, वो क्या किए? सबमिटेड दैट, उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि द डीड डिस्टॉर्टेड द वोटर्स इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। मीन्स जो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग है, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग क्या होता है? मीन्स ए चॉइस दैट इंडिविजुअल मेक्स वंस दे हैव ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टॉपिक। मीन्स जब एक चॉइस होता है ना, कौन सा चॉइस होता है कि जो इंडिविजुअल है ना, वो सब किसी टॉपिक के बारे में जब उनको सभी चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, तब वो डिसीजन बनाते हैं। जैसे कि कोई भी अगर वोटिंग होता है, तो ये पार्टी के बारे में ये पता चला, अच्छा इस तरह का इनका वायदा है, ये ऐसे करेंगे भविष्य में। फिर दूसरे पार्टी के बारे में ये सोचते हैं कि अच्छा ये इस तरह के करने वाले हैं, तो क्या करते हैं, उसके बाद वो वोटर्स का डिसीजन बनाना, है ना। तो इसको बोलते हैं क्या? इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, है ना। इनको बोलते हैं इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन मेकिंग हो रहा है वो इन्फॉर्म हो रहा है, पहले उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में सभी सूचना इनको मिल गया है। तो वे वही बोल रहे हैं कि जो सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने प्रस्तुत किया, सबमिट किया दैट दिस डिस्टॉर्टेड द वोटर्स इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। ये जो है ना, ये जो एक्शंस है ना, पॉपुलिस्ट मेजर्स लिया जाता है, ये जो वोटर्स का जो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है उसको डिस्टॉर्ट कर देता है, उसको विकृत कर देता है। एंड दैट अनरेगुलेटेड पॉपुलिज्म में लीड टू इकोनॉमिक, और जो अनरेगुलेटेड पॉपुलिज्म है ना, जिसपे कोई कंट्रोल नहीं है, वो क्या करेगा ना, मे लीड टू इकोनॉमिक डिजास्टर। ये बाद में ना आर्थिक आपदा के तौर पे आ सकता है, अगर इसको रेगुलेट नहीं किया गया, इस पर कंट्रोल नहीं लाया गया, इस पर लगाम नहीं लगाया गया, तो ये अल्टीमेटली क्या होगा ना, एक डिजास्टर के तौर पर, इकोनॉमिक डिजास्टर के तौर पे भी ये अपना दबदबा बना सकता है। आगे बढ़ते हैं।
The Supreme Courts in S. Subramaniam Balaji vs. versus Government of Tamil Nadu 2013 addressed this question and took the position that it is concerned law and policy. The Supreme Court in S. Subramaniam Balaji versus Government of Tamil Nadu 2013 की बात है, जो सुप्रीम कोर्ट है, एक केस होता है इन एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। एक एस सुब्रमण्यम बालाजी और वो केस करते हैं, जो गवर्नमेंट होती है तमिलनाडु कि उन पे एक केस होता है और अपने सुप्रीम कोर्ट जो एड्रेस करती है, एड्रेस करना मीन संबोधित करता है, अटेंशन देती है दिस क्वेश्चंस, जो ये फ्रीवीज का जो क्वेश्चंस है उसको एड्रेस करती है। एंड टुक द पोजीशन, टुक द पोजीशन मीन्स क्या होता है कि अपना ओपिनियन देती है, दैट क्या ओपिनियन देती है, दिस कंसर्न लॉ एंड पॉलिसी। कहीं ना कहीं जो ये एक्शन है ना उसमें कंसर्न है लॉ एंड पॉलिसी, कहीं ना कहीं ये अफेक्टेड है, कोई वैसा लॉ नहीं है, कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है, दैट्स वाई ये क्या है ना कि ये अफेक्टेड है ना। जो एक्शंस है, जो फ्रीवेज का एक्शन, जो पॉपुलिस्ट जो मेजर्स है, इसमें कहीं ना कहीं कमी है। किस चीज़ का कमी है? तो लॉ एंड पॉलिसी का कमी है। कोई वैसा लॉ होना चाहिए, कोई ऐसा पॉलिसी होना चाहिए जिस पे हम इसको रेगुलेट कर सकें, इस पे हम लोगों का कंट्रोल हो सके। फर्दर आगे, इट अपहेल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेलीविजन सेट और कंज्यूमर्स गुड्स ऑन द ग्राउंड दैट स्कीम्स टारगेटेड एट विमेन, फार्मर्स एंड द पुअर सेक्शन वर इन फर्दर रेंज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और फिर इस ग्राउंड पे उसको अपहेल्ड किया गया है ना, इस आधार पे उसको बरकरार रखा गया। किस आधार पे? कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है टेलीविजन सेट्स का और कंज्यूमर्स गुड्स है ना, जो कंज्यूमर्स गुड्स, फार्मर्स एंड द पुअर सेक्शंस वर इन फर्दरेंस। अब ये सब इस ग्राउंड पे इसको बरकरार रखा गया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस लिए, वो फर्दरेंस के लिए है ना, मीन्स हेल्प करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए है ना। किस चीज़ को हेल्प करने के लिए? तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जो हमारे संविधान के पार्ट 4 में डीपीएसपी है, मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसको आगे बढ़ाने में है, उसको उसकी जो बेडरॉक है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए है। एंड एज लॉन्ग एज, और जब तक है ना, पब्लिक फंड्स वर स्पेंट ऑन अप्रोप्रिएशन क्लियर्ड बाय लेजिस्लेचर, और जो पब्लिक फंड्स हैं वो स्पेंड किए जाएंगे किस पे? ऑन अप्रोप्रिएशन क्लियर्ड बाय द लेजिस्लेचर है ना, जो जब उसको विधायिका के द्वारा उस जो कानून बनाते हैं, अगर उनके द्वारा, जो कोर्ट के द्वारा अगर उनको स्वीकृति मिलती है और उसको स्पेंड किया जाता है इन सभी पे, तो क्या हो जाएगा? दे कुड नाइदर बी क्लियर्ड लीगल, ना तो उसको इलीगल माना जाएगा है ना, और नॉट द प्रोमिसेस ऑफ सच आइटम्स इट टर्म एज करप्ट प्रैक्टिस। और जो प्रोमिसेस किया जाता है इस तरह के आइटम्स को कि हम फ्री में टीवी देंगे, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो इस तरह के जो आइटम्स को प्रॉमिस किया जाता है उसको ना तो करप्ट इलीगल माना जाएगा और ना ही करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा, ना ही उसको करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा। अब करप्ट प्रैक्टिस क्या होता है? मीन्स कोई भी चीज़ ऑफर करें, गिव या तो दें, या तो ऑफर करें या रिसीव करें, एनीथिंग ऑफ वैल्यू, जिसका कोई वैल्यू हो, और पार्टिकुलरली टू इन्फ्लुएंस द पीपल, अगर लोगों को खास करके इन्फ्लुएंस करने के लिए किसी चीज़ का आदान प्रदान, दैट इज करप्ट प्रैक्टिस कहलाता है। तो वैसे चीज़ जिसको कोर्ट के द्वारा है ना अगर स्वीकृति मिल जाती है, तो ना तो इसको इलीगल माना जाएगा और ना ही सभी चीज़ों को करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा। इट हैड हाउएवर डायरेक्टेड द ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह डायरेक्ट किया जाता है, निर्देशित किया जाता है, टू फ्रेम गाइडलाइंस को फ्रेम करें, स्ट्रक्चर करें, टू रेगुलेट द कंटेंट ऑफ मैनिफेस्टो, जो मैनिफेस्टो का जो कंटेंट होता है उसको रेगुलेट किया जाए। रेगुलेट मीन्स उस पर क्या किया जाए, उस पर कंट्रोल रखा जाए। आप नहीं कि हवा में बातें कीजिए, हवा में बातें कुछ लिखा हुआ ऐसा है जो भविष्य में नहीं आप पूरा कर सकते हैं, उस तरह की बातों को आपको नहीं लिखना है उसमें। आपकी घोषणा पत्र में कुछ वैसे बातों का समावेश नहीं होना चाहिए। तो ईसीआई को इस तरह का कुछ गाइडलाइंस दिया गया टू कंट्रोल, टू रेगुलेट द कंटेंट ऑफ मैनिफेस्टो, जो मैनिफेस्टो में जो कंटेंट है उसको रेगुलेट किया जा सके। फिर द ईसीआई सब्सिक्वेंटली, उसके बाद क्या है ना, जो ईसीआई जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो ऐड करते हैं, इंक्लूड करते हैं इन इट्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, अपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आचार संहिता होता है, मीन्स जो गाइडलाइंस तैयार किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, तो उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में उन्होंने कुछ गाइडलाइंस को इंक्लूड भी किया है ना, इंक्लूडेड कंडक्ट स्टिपुलेशंस दैट पार्टीज शुड, कुछ कंडीशंस इंक्लूड किया गया, कुछ रिक्वायरमेंट्स होगा, और वो रिक्वायरमेंट्स क्या होगा? दैट पॉलिटिकल पार्टीज शुड अवॉइड प्रोमिसेस दैट विटिएट द प्योरिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस है ना। जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना उनको क्या करना है? अवॉइड प्रोमिसेस, उन सारे प्रोमिसेस को अवॉइड करना है, इग्नोर करना है, जो क्या करे? दैट विटिएट, जो बिगाड़ दे, जो स्पॉइल कर दे, स्पॉइल द जो क्वालिटी है, जो प्योरिटी है इलेक्शन का प्रोसेस का, उसको अगर बिगाड़ रहा हो तो वैसे वादों को क्या करना है? अवॉइड करना है ना। और एक्सर्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन द वोटर्स, और जो वोटर्स पे अनड्यू इन्फ्लुएंस डाल दे, मीन्स इन्फ्लुएंस बाय विच ए पर्सन इज इंड्यूस्ड टू एक्ट है ना। मीन्स आप ऐसे कोई बातें नहीं करें जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर दें, परसुएड करे कि आप ऐसा काम कीजिए है ना, करना ही है।
तो इस तरह की आपको बातों को दरकिनार करना होगा, अवॉइड करना होगा। ऐसा इलेक्शन कमीशन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ऐड किया गया। इट एडेड दैट, अब उसमें और क्या होता है कि इट एडेड दैट ओनली प्रोमिसेस, आपको सिर्फ उस तरह के वादों को ऐड करना है विच वर रिस्पॉसिबल टू बी फुलफिल्ड, जिसको आप पॉसिबल हो, जिसको वायोलेबल है कि उसको हम लोग फुलफिल कर सकते हैं, शुड बी मेड एंड दैट, उसी तरह के बातों को आपको उसमें इंक्लूड करना होगा। एंड दैट मैनिफेस्टो शुड कंटेन द रेशनल फॉर प्रोमिस्ड वेलफेयर मेजर्स, आप जो भी प्रोमिस्ड वेलफेयर मेजर्स हैं, जो कल्याण, जनहित को कल्याण के लिए आप जो भी वादे अपनाएंगे, उसके पीछे का तर्क उसमें रहना चाहिए उस मैनिफेस्टो में। एंड इंडिकेट द मीन्स ऑफ फंडिंग इट, और आपका यह भी इंडिकेट उसमें होना चाहिए कि आप जो फंडिंग करने वाले हैं उसका मीन्स क्या है, साधन क्या है। इस तरह के कुछ गाइडलाइंस को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा उसमें इंक्लूड किया गया। जब कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी किया कि जो ईसीआई है कुछ ना कुछ रेगुलेशन कीजिए उसके कंटेंट, ताकि जो कंटेंट है, जो मैनिफेस्टो है, उसके कंटेंट में क्या आ सके, रेगुलेशन आ सके, कंट्रोल उस पर रखा जाए। एनी फर्दर स्टेप्स सच एज डिस्टिंग्विशिंग वेलफेयर मेजर्स फ्रॉम पॉपुलिस्ट शॉप्स एंड प्री इलेक्शन इंड्यूसमेंट्स, क्या कर रहा है कि सच एज डिस्टिंग्विशिंग वेलफेयर मेजर्स, कोई भी स्टेप्स जैसे कि डिस्टिंग्विश करें वेलफेयर मेजर्स को, जो जन कल्याण के लिए जो कदम उठाए गए उसको डिस्टिंग्विश करना, उसको अलग करना, किस चीज़ से, तो पॉपुलिस्ट शॉप्स से, जो लोकप्रिय, जो लोगों को लुभाने वाले जो रियायतें होती है उससे, एंड और किससे, जो प्री इलेक्शन इंड्यूसमेंट्स होता है, जो चुनाव से पहले, चुनाव से पूर्व जो प्रलोभन दिया जाता है, वो उससे क्या, जो जन कल्याण के लिए जो मेजर्स हैं उसको अलग करना। दूसरा क्या है, और एडिंग द ऑब्लिगेशंस ऑफ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिजिकल प्रूडेंस, जो वित्तीय है ना, फिजिकल मीन्स वित्तीय, जो राजकोषीय जिम्मेदारी और या बोल सकते हैं फिर राजकोषीय विवेक का जो जोड़ने का है ना, जो उसको ऐड करने का जो ऑब्लिगेशंस है, जो दायित्व है, वो हमेशा किससे आना चाहिए, वो ऑलवेज शुड कम और आउट टू कम फ्रॉम लेजिस्लेचर, वो हमेशा विधायिका से आना चाहिए, जो लॉ मेकिंग बॉडी है उन्हें उनके द्वारा आना चाहिए, है ना। दूसरा कि दैट पॉलिटिशियंस इन्वेरिएबली बैक्स फ्री वाइज, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां होती है, वो हमेशा ऑलवेज ट्राई टू बैक व्हाट, फ्री बीच, वो हमेशा से बैक करना चाहती है, सपोर्ट करना चाहती है फ्री बीच को। पार्लियामेंट शुड नॉट बाईपास और शुड बी नो रीजन टू बाईपास पार्लियामेंट, इनको अवॉइड करने के लिए, इनको दरकिनार करने के लिए इनके पास कोई कारण नहीं रहना चाहिए। ये नहीं है कि जो संसद है वो दरकिनार करे, है ना। ये सब एक्शंस जो है, ये सब सारी जो एक्शंस है जो कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी को एडवर्सली अफेक्ट करने वाला इन द लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए तो इसको ओवरकम करने के लिए और इसको ओवरकम करने के लिए देयर मस्ट बी एनी रूल्स एंड रेगुलेशन सो दैट इन द कमिंग टाइम वी कैन ओवरकम सच प्रॉब्लम्स दैट what टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स भी, कि जो चुनावी पार्टियां हैं कोई ऐसी मैनिफेस्टो को न अपने मैनिफेस्टो में कंटेंट को ऐड करें जो लोगों को लुभाए, बट अल्टीमेटली क्या है कि वो सारे जो प्रलोभन दे जाते हैं उसको हम लोग फ्यूचर में जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है वो फुलफिल नहीं करती है, और वो क्या करती है, डिस्टॉर्ट करती है, जो लोगों का जो डिसीजन मेकिंग है, वोटर्स का जो डिसीजन मेकिंग है वो डिस्टॉर्ट करती है। तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, दैट इज नॉट अप टू द मार्क, वो सही नहीं है। सो गवर्नमेंट को, जो संसद है, उसको इन पे एक इम्प्लीमेंटेशन जो रूल्स हैं उस एक इनिशिएटिव लाना चाहिए, उनको दरकिनार नहीं करना चाहिए। बस आज का एडिटोरियल जो यहीं समाप्त होता है, फिर हम लोग कल मिलते हैं इसी टाइम में। और आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को, जो आप नए हैं या फिर जो भी जन इसको देख रहे हैं, उसको आप थोड़ा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, इट विल अल्टीमेटली बूस्ट माई कॉन्फिडेंस लेवल टू डू समथिंग मच मोर बेटर फॉर यू। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं फिर।